Hello friends, welcome to our channel Exam B. We make preparation 50% faster. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया वो MCQs ही हैं, बट इट इज़ पार्ट 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जो आज के जो MCQs हैं बेसिकली ये स्टेटमेंट बेस्ड हैं और मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये ट्रिकी हो जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो आज हम ये ट्रिकी स्टेटमेंट बेस्ड MCQs डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये करेक्ट है क्योंकि सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में तो है ही। तो बेसिकली ये पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है देखते हैं। The Republic is governed in terms of Constitution, which was adopted by the Constitution Assembly on January 26. January 26 में अडॉप्ट नहीं हुआ था। अडॉप्ट कब हुआ था? November 26, 1949। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये गलत हो जाता है। It was adopted on November 26, 1949 and it came into force on January 26, 1950। तो 2 and 3 हमारे गलत हो जाते हैं और only 1 करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है will be correct, राइट। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट इंडिया में उसके फीचर्स क्या क्या है? मेजोरिटी पार्टी रूल, यस मेजोरिटी पार्टी रूल है। जब मेजोरिटी होती है तभी हमारी सरकारें बनती हैं। दूसरा, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, यस मेंबरशिप होती है। जब तक मेंबरशिप नहीं होती तो वो मेंबर ही नहीं होता है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का। तो मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर है, ठीक है। 3, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, यस वो लीडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और वो पूरे बेसिकली जो उस समय चूज होके आती है। जितने भी MLAs या MPs चूज होके आते हैं उनके लीडर्स होते हैं। वो लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है। और जो 4th है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर, यस जो कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो किसके प्रति होती है? लेजिस्लेचर के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होती है एग्जीक्यूटिव। तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट। एंड 5, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यस लोअर हाउस लोअर हाउस को भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। वहां पे मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है, जो 3-3 साल हर 2-2 साल में बदलते रहते हैं। 2-2 साल में नए मेंबर्स आते रहते हैं, बट वो भंग नहीं होता। लेकिन लोकसभा जो है हर 5 साल में, 5 साल में अगर किसी सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया तो 5 साल में वो भंग होती है। अदरवाइज जब मेंबर्स जब उसको जोड़ तोड़ की जब राजनीति होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब कोई समर्थन खींच लेता है वापस तो तब भी सरकार गिर जाती है और हाउस डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबव आर करेक्ट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन इंडिया। तो जो CAA था 2019 का, जिसका बहुत विरोध भी हुआ, उसमें कौन कौन सी ये 4 में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। द अमेंडमेंट एक्ट मेक्स फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज, दैट इज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस, यस इस करेक्ट है ये। फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजन। यहाँ पे बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बट श्रीलंका नहीं है। तो पहला ही जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन का पता चल गया विच इज इनकरेक्ट, तो पहला ही इनकरेक्ट है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज एप्लीकेबल टू दोज हु हैव टेकन शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन और fear of such persecution in their countries and have entered into India on or before December 31, 2014। तो ये 5 साल का पहले ये 11 साल का था, उसको घटा के उन्होंने 5 साल कर दिया। मतलब जब वो अमेंडमेंट हुआ था उससे 5 साल पहले जो भी लोग 31 दिसंबर से पहले जो लोग पहले आ गए हैं 2014 से, तो उनको क्या वो एलिजिबल हो जाते हैं, वो अप्लाई करने के लिए सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। जो 3rd शेड्यूल ऑफ द एक्ट हैज बीन अमेंडेड, जो परमानेंट सिटीजनशिप एक्ट होगा, जो सबसे पहले जो बना होगा, जो 1955 का जो अमेंड, उसमें 3rd शेड्यूल को अमेंड किया गया।
वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, टू मेक एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू स्टेट कम्युनिटी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो वहाँ से नेचुरलाइजेशन से वो थर्ड जो शेड्यूल है उसको अमेंड किया गया, ताकि जो भी लोग हैं उनको नेचुरली उनको जो सिटीजनशिप इंडिया की मिल सके। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हाउएवर डू नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम मेघालय। तो जो ट्राइबल एरियाज में तो उनमें उनको परमिट मिलता है, वहाँ परमिट का सिस्टम चलता है अभी भी, तो इसलिए वहाँ पे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में पास हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। ये हमने यूएसएसआर से लिया था, आर्टिकल 51A में एक नया पूरा पार्ट है 51A, उसको जोड़ा गया था और उसमें फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसको मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये 42nd जो अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे चेंजेस हमारी जो संविधान में उसमें किए गए थे, तभी इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पर्सनली जाके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो जो प्रोविजंस हैं उसको पर्सनली आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें एक ये भी प्रोविजन था कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। फिर वो 44th अमेंडमेंट एक्ट जब मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट बनी थी तो उसको रिपील कर दिया गया था, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही मतलब उसमें जो इंटरनल इमरजेंसी है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इंटरनल इमरजेंसी में भी इंटरनल एग्रेशन में भी इमरजेंसी लग सकती थी, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था। तो 44 से अमेंडमेंट एक्ट में उसको क्या किया गया था, उसको आर्म्ड रिबेलियन में उसको बदल दिया गया था। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ये दो 42 एंड 44 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इनकी जो जितने भी प्रोविजंस हैं वो अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। पर्पस क्या है ई विधान का, बेसिकली ये न्यूज में भी था, क्योंकि ये ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कह सकते हैं आज से 2-3 साल पहले। तो ई विधान का एप्लीकेशन का जो मेन पर्पस होता है, टू अचीव अ पेपरलेस असेंबली बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बेसिकली पेपरलेस असेंबली बनाने, जो भी उसमें असेंबली में भी जो पेपर जो खर्च होते हैं ज़्यादा लगते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ई विधान जो एप्लीकेशन है नेशनल, ये नेवा लॉन्च किया गया था उस समय। ठीक है, अब जो 6 है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव किससे मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, यस बनती है। द वाइस प्रेसिडेंट, यस मैम होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, ये भी होते हैं। अब यहाँ पे ट्रिकी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं या नहीं होते। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट तो बेसिकली वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में जो भी ये स्टेटमेंट है उसमें से कौन कौन से करेक्ट है। ही और शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। यस, बेसिकली जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज से का होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट के, और लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो नॉमिनेटेड हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेते भाग इसमें, बस इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया not less than 35 years of age and qualified for the election as a member of any of the houses। तो of the any house of the houses नहीं है, only लोकसभा, मतलब वो लोकसभा का मतलब मेंबर बनने के लायक होना चाहिए। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो 3 है, his term of office is 5 years and he is eligible for re-election। yes, ये तीसरा का स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो 1 and 3 सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे दोस्तों आपको वहां पे करेक्ट पूछा गया था, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया। अगर हम जल्दीबाजी में कभी
जल्दीबाजी में क्वेश्चन पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये होता है कि हम करेक्ट देख लेते हैं, हमको लगता है कि करेक्ट ही करना है, तो हम करेक्ट वाले लगा के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम देना है, स्टेटमेंट पढ़ने में हमें टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता है, तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने हैं और उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी कि ज्यादा से ज्यादा आपको स्टेटमेंट मतलब जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो करेक्ट होने चाहिए। आपको क्वांटिटी में नहीं जाना है, क्वालिटी में जाना है। क्वालिटी मतलब द क्वेश्चन आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यस, इट इज करेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उन्हें। पीएम अपॉइंट्स नहीं, पीएम नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं अपने जो भी उनके काउंसिल में जो भी मिनिस्टर्स होंगे उसके लिए एडवाइस पीएम करते हैं और वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर नहीं करता। प्रोटेम स्पीकर बेसिकली एक प्रथा फ्रेंच में चली आती थी, जिसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें सबसे एजेड जो पर्सन, जो जब भी जब नई सिरे से जब असेंबली चूज होके आती थी या मेंबर्स चूज होके आते थे, तो उसमें जो सबसे एक्सक्यूज मी, जो सबसे एजेड मेंबर, ओल्ड मेंबर होता था, सबसे एजेड होता था, उसको क्या करते थे, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता था। तो इंडिया में भी वही प्रथा लेके जो सबसे एजेड मेंबर उस समय असेंबली में उस समय मेंबर बन के आता है, तो उसको जो शपथ है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं, और प्रोटेम स्पीकर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको उस असेंबली की शपथ दिलाते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग सब मेंबर कहलाते हैं असेंबली की। तो मेंबर जब तक शपथ नहीं होती तब तक मेंबर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर बेसिकली फ्रेंच की एक प्रथा थी, वहां से इंडिया में आया गया और अभी भी इंडिया में ये प्रथा चलती है। ठीक है, तो ये गलत है तीसरा स्टेटमेंट। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट, द काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यस, काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट द पार्लियामेंट। बेसिकली लोकसभा के लिए जिम्मेदार है, पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए जिम्मेदार नहीं है काउंसिल। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट में ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4 आर इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9, which of the following committees is or are responsible for overseeing government expenditure and performance? तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और परफॉर्मेंस होता है उसको ओवरसी करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज जिम्मेदार रहती हैं इन तीनों में से? तो इसमें पब्लिक कमिटीज ऑन एस्टीमेट, यस, वो एस्टीमेट जो कमिटी बनती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। पब्लिक अकाउंट्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट, और पब्लिक अंडरटेकिंग, तो तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑल द ऑप्शन नंबर डी। अब जो 10वां क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? तो यहां पे भी इनकरेक्ट पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है इनकरेक्ट पूछा गया है। तो अब ऑप्शन जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी स्टैब्लिश अंडर लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो स्टैब्लिश, ठीक है, लेकिन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट नहीं है, ये हमें उस समय 324 जब हमारा संविधान बना था उस समय से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज मेंशन्ड इन द इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, परमानेंट है, इंडिपेंडेंट है, दैट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट, इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड अंडर लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड such number of other election commissioners if any as the parliament may form time to time। यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट, यहाँ पे ये ट्रिकी हो जाता है, बेसिकली प्रेसिडेंट होगा वहां पे, प्रेसिडेंट ही मतलब जो इलेक्शन कमीशन की जितनी भी चीजें होती हैं उसको प्रेसिडेंट ही करता है। हालांकि वो एड एंड एडवाइस जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, और वो पार्लियामेंट की भी उसमें वो होता है, पार्लियामेंट उसका बढ़ा सकता है, या वो जो भी बिल होता है वहां से पास होता है, नो डाउट, बट जो जिम्मेदारी होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो भी इनकरेक्ट है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्यूर क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज डिटरमाइंड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं, वो डिटरमाइंड होता है प्रेसिडेंट से। जैसे मैं आपको पहले भी अभी जस्ट पहले बताया कि पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स, जैसे कि वो उसका क्या जो एक्ट पास करना है या जो भी है, बट वो जो भी डिटरमाइंड है इट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और
ऐसे ही मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। अभी तो पार्ट 2 है और भी बहुत सारे पार्ट में आप लोग के लिए लेके आऊँगा ऐसे 10-10 क्वेश्चंस का। और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो फ्री हैं, आप जाइए उनको अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी बेहतर है और क्या क्या चीज़ें हैं जो और हो सकती है जिससे इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए, तो वो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके ही मिलेगा। तो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। हैप्पी लर्निंग। और जो हमारा आई एग्ज़ाम भी जो चैनल है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।